कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ मेंटर ज्ञान। आज एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, ठीक है। आज हमारे साथ हैं वैभव गुलहरे, रैंक 83 सीजीपीएससी एग्जामिनेशन, एंड उनके साथ उनके मम्मी पापा भी हैं जिन्होंने इनकी पूरी जर्नी को देखा है। सारी चीज़ें जो अप्स एंड डाउन्स हुए, जब सिलेक्शन नहीं हुआ, जब ये तैयारी किया करते थे, तो वो पूरे एक्सपीरियंसेस को हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की और कैसे आज ये एक ऑफिसर बने। सर, मैम, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप भी अपनी सारी जर्नीज को हमें बताएं, ताकि कभी कोई स्टूडेंट जो इस पूरे जर्नी को देखे वो ये समझ सके कि आपने भी किन फेजेस से गुजरा है। एक तैयारी में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता है, आप लोग भी होते हैं। कितनी सारी चीज़ें आपने सैक्रिफाइस की होंगी, कितनी सारी चीज़ें आपने छोड़ी होंगी कि ये वो तैयारी कर सके, है ना। कोई ऐसे लाइफ के मोमेंट्स होंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ी अपने, यानी कि कहीं भी जाना आना हमने सब बंद कर दिया इसकी उसमें। कहीं भी मायके जाना है, कुछ फंक्शन है, कुछ है। मेरे को ये था कि मेरे बेटे को अपने पूरा टाइम देना है हमको, इसके लिए मैं सारी चीज़ों को छोड़ती गई। सब मेरे को बोलते भी थे कहीं नहीं जाती है। मेरे को बस इतना था कि इसके खाने पीने का हर चीज़ का मेरे को ध्यान रखना है, इसको बस आगे बढ़ना है। तो मैं सब वो करते चली गई। आज को इसने वो दिन मेरे को दिखा दिया, बस और क्या। एक एक करके सब कुछ पे आऊंगा। पहले तो आप अपने बारे में मेरे को बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम वैभव गुलहरे है और इस साल सीजीपीएससी की परीक्षा में मेरी 83rd रैंक है और मोस्ट प्रोबेबली ईएसआई का जो पद है वो लग रहा है इस साल मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि मैं केवल आज सेलेक्ट हुआ हूँ इसलिए ही नहीं, और मेंटोर ज्ञान में भी मैं मेंटोर भी हूँ और टीचर भी हूँ। एक चीज़ और है, और साथ में ही मैंने तैयारी करी है। पीएससी में ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट बार में प्री निकला, मेंस में मैं फेल हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे। तो दूसरी बार फिर मेंस पे काम किया, चीज़ें सुधारी, इम्प्रूव किया, जो जो गलतियां थी उन गलतियों को सुधारा, और इस साल मेंस क्वालिफाई हुआ। इंटरव्यू में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और शायद इस बार के वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर भी इंटरव्यू में मुझे मिले और आई गॉट सिलेक्टेड। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी आपकी करंट एज क्या है? करंट एज है मेरी 24 ईयर्स। इतने कम उम्र में कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानना है। बट उससे पहले सर, आप अपने बारे में बताइए, जर्नी बताइए इनकी कैसी रही, कैसे सब शुरुआत किया और आज यहाँ पे पहुँचे। भाई कि इनका बचपन से सपना था, बचपन से मतलब जब एक स्कूल लाइफ से और के आसपास का माहौल, घर का माहौल, कि भाई हमारे सब, हमारे अंकल, हमारे चाचा जी, हमारी बुआ जी और सब स्कूल में कोई प्रोफेसर है और इनके बाबा जो थे वो प्रिंसिपल थे। तो उसके कारण उसको ये लगा कि मैं कोई एक अच्छी पोस्ट लूँ, एक अच्छे जॉब में जाऊँ, एक अच्छे एरिया में, मतलब उसके फील्ड में जाऊँ। उस हिसाब से उसने बचपन से ही ये सोच रहा था कि हमको जाना है, इसमें जाना है, फिर इस फील्ड में जाना है। तो उसके हिसाब से इसने तैयारी भी करी और उसे बोला कि भाई कि मैं ना मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ। इसमें तो बता दिया मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिविल सर्विस में जाना है और इसकी तैयारी, पीएससी की तैयारी के हिसाब से इसलिए अपना पूरा कॉलेज में और पूरा इसी हिसाब से उसकी तैयारी करी। हम लोग भी जब बच्चे की जब इच्छा है, उसका इंटरेस्ट है
इसको इसी फील्ड में जाना है, तो आप अपन कहे उसको कि नहीं आप इस फील्ड में जाओ या इस फील्ड में जाओ या ये काम करो, ये जॉब में जाओ। बिजनेस, घर का बिजनेस था तो हमने उसको बिजनेस में भी नहीं जाने दिया, एक दिन के लिए भी नहीं जाने दिया। तो किसी पढ़ाई करो और तुम्हारा जो एम है उसमें अपना हल करो। यही सर, यही चीज़ मुझे जाननी है आपसे कि कई बार ना स्टूडेंट्स के मम्मी पापा के मन में क्या आता है पता है कि ना मम्मी पापा बहुत पढ़े होते हैं तभी बच्चे जल्दी कर पाते हैं, ऐसा है ना, नहीं है। नौकरी करते रहते ऑफिसर होते हैं तो ही बन पाते हैं करके। तो ये आपको पूछा गया, आपको कभी ऐसा लगा, कैसे आपने सारी चीजें देखी, वो बताइए आप, बताइए। इसका एक वो एम था कि मम्मी मेरे को सरकारी ही जॉब में जानी है। मैं शुरू से यही बोलता था मम्मी मैं इसी में जाऊंगा, और इसकी बुआ लोग भी सब उसी में है। बस मैं क्या बोल रही हूँ। तो वही है, स्टार्टिंग से ही ये चीज जो बहुत लोग बोलते थे थी कि आपने कि शुरू से इसको हाँ, इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला। पढ़ाया, हिंदी मीडियम में बहुत पढ़ाया। ताने मिले इसके पीछे और मैं नहीं पढ़ा सकती थी, मेरा ऐसा था उस समय का। तो इसको तो मैं दयानंद में मैंने डाला, तो बहुत सारे लोग मतलब हमारे जो रिलेशन के तो यही आपने कैसे स्कूल में डाल दिया, दयानंद में पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चे हिंदी को, मीडियम में हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का क्रेज है। तो मैं सबका सुनती रहती थी, लेकिन मेरे को मन में ये था मेरा बेटा एक दिन कुछ न कुछ ऐसा लायक बन के मेरे को दिखाएगा। तो आज उसने वो मेरे को दिखा दिया। हिंदी मीडियम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी एक दिन ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं, बहुत अच्छे स्कूल में डालिए, कि बहुत अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चे को डालिए, ऐसा नहीं है। आज को सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को आप उसकी पसंद का फील्ड चुनने दीजिए। पहली बात, उस पर आप किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालिए कि हमको कि तुमको ये करना है, या अपनी चॉइस नहीं, चॉइस आप अपने बस इसने बच्चों जो का बोला बस सुनिए, समझिए, उनको उस फील्ड में जाने दीजिए। उसमें आप किसी प्रकार की रुकावट ना करिए, क्योंकि जब वो अपने चॉइस से अपने फील्ड में जाएगा तो पूरे बोलते हैं जैसे जोश में, होश में, या पूरा एक कंसंट्रेट करेगा कि मेरे को इसी पोस्ट में जाना है, तो वो फ्री हो हमारे गए। यहाँ का माहौल भी गुरुद्वारा का थोड़ा ऐसे ही था, बहुत शोर, बहुत उसमें सब में उसने पढ़ाई की अपनी। मुझे ये बताइए मैम कि आपने उस समय क्या ऐसा फेस किया है, क्या आप देखे थे कि इनको नहीं डाल पाए थे, क्या वो दिक्कतें थी जो आपने फेस की है? हमारे यहाँ थोड़ा फाइनेंशियली उस समय पे जो बिजनेस था वो लॉस पे ज़्यादा चल रहा था, तो वो चीज़ें संभालना, फिर घर पे भी इश्यूज थे। घर पे भी हमारा परिवार था, बहुत सारी संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार तो उसमें रह के भी हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं इसके ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया। मैं अपने बेटे के ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ, एक न एक दिन ये कुछ न कुछ बनकर क्या जब स्कूल में थे या ऐसा कुछ था, या स्कूल से लेकर के अभी तक की ऐसी जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मैं इस पे अपना पैसा लगा रहा हूँ, जो आपने पढ़ाया होगा या बाकी चीजें रही होंगी, तो वो वेस्ट जा रहा है? जब इनका जिस समय पे सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछले बार ऐसा हुआ था, या कई बच्चों को ऐसे फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आपको उस समय पे कभी ऐसा लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस पे नहीं लगाना चाहिए, मैं तो अब कुछ और कर सकता हूँ? ऐसा कभी आपके में हुआ? या फिर उसके लिए जो संपत्ति, धन, संसाधन जो भी आपने लगाया वो कैसे हुआ? वैसे तो हमको पूरा विश्वास था इसके ऊपर, और मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चा चाहे एक बार में पास करे जिस एग्जाम को या जिस में जाना चाहता है, चाहे उसको 10 बार में पास, आप उसको हमेशा हर समय, मैं अभी भी इसको बोला था कि अगर तुम्हारा अभी भी नहीं होता है फिर से आप तैयारी करो, फिर से आप करोगे। और इसका ये सीख मुझे रामायण से मिली थी कि जब भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे और राम सेतु का काम चल रहा था, तो सब लोग अपना अपना सहयोग दे रहे थे। तो राम जी भगवान ने बैठ के देखा कि एक चींटी मुंह में रेत को दबा के समुद्र में डाल देती, जाती थी, डालती थी, फिर वापस आती थी, फिर रेत के मुंह में जितनी आती थी, और ये अनवरत वो कर रही थी। तो हमने सोचा कि भाई ये रेत काम तो बहुत छोटा सा है, रेत
लेकिन वो बोले नहीं, उसने बुलाया लहरी को और फिर बोर्ड में बैठा के उनको पूछा कि भाई कि तुम इतनी सी रेत लेके जा रही हो, इतना विशाल समुद्र है और इसको मतलब पाटने के लिए इसको, तुम्हें क्या हो गया? बोले इसमें चाहे मेहनत बस जो टाइम लगी मैं बराबर उसमें, मतलब ये नहीं कि एक ही बार में ही आप इतनी सारी रेत ला डालिए, उसने मेहनत करिए, ढलते जाइए। तो वो देख के तभी उनने हाथ को फिराया था, इसलिए वो आज तक गिलहरी के वो आशीर्वाद है। तो यही आशीर्वाद आप अपने बच्चों को भी दीजिए। मैं सभी जितने भी यहाँ के पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप अपेक्षा भी मत करिए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर कर ले, चाहे कोई भी जॉब हो, किसी में हो, किसी में हो, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, आप हर समय उसको पीठ में आप हाथ रखिए और उसको आप ये बोलिए कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। ये मैं सभी पेरेंट्स को ये वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ये नहीं कि उसने नहीं किया तो आप एक मेंटल डिस्टर्ब हो, आप उसको डांटिए, अरे नहीं, एक न एक दिन वो आगे बढ़ेगा ही, आपके सभी सपनों को भी पूरा करेगा। तो हमेशा सपोर्ट करिए, सहयोग दीजिए, समझाइए, और भी अगर कोई उसमें त्रुटि होती है, कमी होती है तो उसको आप पूरा कीजिए। बाकी तो परवाला है, सबको देखता है, सब करता है। ये मेरी गुजारिश है और पेरेंट्स से। दिक्कत परेशानी सब में आती है, हमको भी आई, आपको भी आ रही होगी, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य बनाइए और कभी भी हार नहीं मानिए। तो आप अगर हार मान लेंगे तो बच्चे भी हार मान लेंगे। तो आप तो हारिए, आप वो हार ना माने, बच्चे भी अगर थोड़ा सा वो हो रहे हैं तो उनको आप समझाइए और हर समय उनको आप बैकअप दीजिए, पुश कीजिए, उनको पकड़ के बैठाइए, पुश कीजिए, जाओ और मेहनत करो, इस बार नहीं अगले बार नहीं, उसके लिए कभी ना कभी तो। मैम आपको कभी ऐसा हुआ इस जर्नी में कि किसी ने ऐसा बोला हो कि नहीं हो पाता है, नहीं कर पाएंगे, उस समय आप क्या बोलते थे? मैं और कुछ बोलती नहीं थी, मैं बस सुन ये लो पहले, हाँ, बोलिए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमारे ही घर परिवार में ही लोगों ने ऐसा बोला कि अरे इतनी जल्दी कहाँ होगा, 5-6 बार बहुत साल लग जाते हैं मेंस निकालने में, इंटरव्यू में, अभी तो इंटरव्यू है, अभी देखो क्या होता है। यानी कि इंटरव्यू का टाइम भी आ गया, तभी लोगों ने बोला अभी तो इंटरव्यू में देखो क्या होता है इसका। तब भी मैं शांत हो जाती थी, अब जो होगा देखा जाएगा। यानी कि घर के ही लोगों ने ऐसा चीज़ को बोला इसके लिए कि अब इतनी जल्दी नहीं होता है, PSC इतनी जल्दी सिलेक्ट लोग नहीं कर पाते, 4-5-6 बार बाद में ही होता है, ऐसा मतलब लोग बोले मेरे को। तो देखते हैं जो होगा। स्टार्टिंग में तो ये रहता था कि होता ही नहीं है इसमें, ऐसे होता ही नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं होता है, प्री नहीं निकलता लोगों का, लोग इतने लोग बैठ रहे हैं अलग अलग जगह से, सब ऐसे ही बोलते फैमिली हैं से, इसको। सब जगह से कि ये करा लो, वो करा लो, इसमें भेज दो, ये कर दो, ये तो पूरा समय निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, अभी सही एज है, ये करवा लो। तो वो सारी चीज़ें सुने हैं और अब शायद जो जवाब नहीं दे पाई है मम्मी बोल रही हैं, मैं तो कभी जवाब शायद अब किसी को नहीं दी, मिला हो। अब शायद अब जो लोग मेरे को, बहुत से लोग ऐसे थे कि मेरे से इतना वो नहीं रखते थे, लेकिन अब ऐसे फोन लोगों के आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे मिल रहे हैं, इसके होने के बाद इसने आज मेरा इतना मेरे को ऊंचे उठा दिया, इतना मान मिल रहा है मेरे को इस समय, नहीं बता सकती। मैम कैसा था वो मोमेंट, आप मेरे को बताइए कि जिस समय ये आपको कैसे पता चला रिजल्ट के बारे रात के में? टाइम जब इसका रिजल्ट आया, इसने दरवाजे में मेरे अच्छा खटखटाया, एक प्लस सर के ये जब कल रात के मतलब कल 20 तारीख की रात के रिजल्ट आएगा तो जनरली 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग बैठे थे, इंतजार करते कि भाई अब आएगा मार्क्स, बोले नहीं। तो 11, 11:30 बजे मैंने इसको बोला कि देखो ऐसा है कि अब तुम सो जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो, सुबह आराम से उठना, तब देख लेना। मिड नाइट में तुम परेशान हो गए ना,
भाई जब बच्चा नहीं सोगा तो माँ बाप कैसे सोएंगे? तुम नींद आ रही थी, हम लोग भी जा रहे हैं सोने, और तुम मोबाइल अपना ऑफ कर दो, उनका तो आराम से सो जाओ। सुबह 8 बजे देखने में 9 बजे देखने में क्या है दिक्कत उसमें? लेकिन फिर हम लोग लेट गए, जाके सो गए। एक हल्की सी कच्ची नींद आई थी 12 साढ़े 12 बजे से पहले तो एकदम समझ नहीं आया, क्योंकि उसी में एकदम फर्क होती है। पहली नींद रहती है वो थोड़ी बहुत गहरी रहती है। हम जब रात उठे तो बोला कि वो आ गया। बोले जब क्यों रह गई, सो जाओ आराम से, सुबह बात कर लेंगे, कह लेंगे। नहीं पापा हो गया है, मेरा हो गया है। तो चलो अच्छी बात है, मुझे भाई बधाई हो। अब इनके तो खैर सब हाँ मैम आप बताइए क्या हुआ था? उस समय तो मेरे को बस यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या गया। और इतना मेरे को रोना आया, इतना यानी खुशी के आंसू मेरे इतने आए कि मैं उस समय कुछ नहीं समझ पाई। फिर ये आया मेरे पास में, मम्मी बैठा 2 बजे तक तो मेरे ही पास बैठा था। फिर मेरे को तो रात को 3 बजे तक नींद नहीं आई, मैं सो ही नहीं पा रही थी। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। क्या बातें होती है मैम उस समय जब आप ऐसा सिलेक्शन हो जाता है? तो पुरानी बातें याद आती हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप? क्या बताऊं उस समय का तो कुछ बता दूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। एकदम से इसका सब सिलेक्शन हो गया था। पूरा इतने समय का जो पूरा एक रिकैप, स्टार्टिंग से दिन से लेकर जब डिसाइड किया उसके बाद जो भी लोगों का सुना समझा, हर चीज सुनते हुए करते हुए। में भी बहुत कुछ बोलते थे वैसे मेरे लिए, अब उनका रिएक्शन एकदम से चेंज हो गया एक ही दिन में। पूरे मोहल्ले के लोग एकदम चेंज। इसका जहाँ सिलेक्शन हुआ सब लोग बहुत अच्छे से, सब यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें मेरे से बोलते थे पहले। रिस्पेक्ट इनकी बढ़ी, रिस्पेक्ट इतनी बढ़ी है, एक दिन में सारी रिस्पेक्ट इसने बढ़ा दी। वो एक चीज हमेशा से लगती थी कि जितना मम्मी ने किया है फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए, जो रिस्पेक्ट ये डिजर्व करती थी वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली। उसका रीज़न यही था कि बाकी हर चीज़ से हम अच्छे हैं, सबको करना, सबके लिए करना, सबका जो भी दिक्कत आ रही है उसमें साथ रहना, सब कुछ किया। बस रिस्पेक्ट जो नहीं मिलती थी उसका रीज़न ये था कि पद नहीं है कोई आपके पास, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें। तो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी मेरी मम्मी, मेरे को हमेशा से ये चीज़ अंदर से रही है कि वो इनको नहीं मिली है। परिवार में, फैमिली में, आसपास, फ्रेंड्स में वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली जो डिजर्व करती थी। अब शायद अब वो रिस्पेक्ट मिल रही है। तो क्या चेंज आप देखते हैं? मतलब कोई एक स्टूडेंट जो ना बहुत परेशान है इन्हीं सारी चीज़ों से, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को देख चुके हैं, है ना, कि क्या होता है, सोसाइटी क्या बोलती है, रिश्ते क्या बोलते हैं करके। तो वो क्या चेंज आप देखते हैं लोगों को, ताकि कोई इमेजिन कर सके उस चीज़ को कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्वेश्चन इतना है कि मतलब डीप ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। और अब ये तो खैर वो बता सकता है जो उस परिस्थिति से निकला हो, या जो उसको तकलीफ, जो उसको हो रहा है उसकी फैमिली के साथ, मदर के साथ, वो तो वही बता सकता है। खैर हम लोग तो इतने नहीं रहे थे, कंडीशन में नहीं रहे, ठीक था, मतलब सब ठीक था। थोड़ा बहुत 19-20 तो है वही, जैसे बोलते ना कि अगर एक भाई कलेक्टर बन जाता है और एक भाई चपरासी बन जाता है, तो थोड़ा सा एक भले भाई का है लेकिन उसके सोच में, उसके व्यवहार में, या भाई का नहीं हुआ तो उसकी फैमिली, जो उसकी फैमिली है, जो उसकी फैमिली मतलब उसकी मिसेस की फैमिली, वो आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ना पद है उस हिसाब से, ना आपका स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। तो उस माहौल के जो बच्चे रहते हैं, जो उनके, वो उस चीज़ को विश्वास करेंगे कि भाई हमारे जैसे मिलता है कि हमारे माता पिता को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, चाहे वो फैमिली के द्वारा हो, चाहे आपके आस पड़ोस के हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्किल हो, आपके जो आपका एरिया है जहाँ पर रहते हैं, वो उतना नहीं मिलता जो मिलना चाहिए कायदे से। लेकिन चूँकि वही बताया ना कि बिना बोलते ना वैभव का द्वार
वैभव की इज्जत तब होगी जब वहाँ वैभव का द्वार होगा, या आपकी फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा हो, या आपके पास कोई ऐसी पोस्ट हो, एक पद और पैसा, दो चीज़ की आज के समय में मेल है। अगर आपके पास पद और पैसा नहीं है तो आप एकदम नॉर्मल हो, फिर तो कोई वो बात ही नहीं। तो उस चीज़ को इसमें समझा भी है। और ये क्या जो बच्चे आजकल के हैं जिनकी थोड़ी सी फैमिली वो है, तो वो बच्चा उस स्थिति से निकलता है। तो मेरा तो कर वो है कि भाई आप अच्छे से मेहनत करिए और अपनी फैमिली को भी मजबूत करिए, अपने माता पिता को मजबूत करिए, वो स्थान वो सम्मान उनको दिलाइए। ये और माता पिता से भी उम्मीद है कि वो भी अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें। परिस्थिति सबकी एक समान नहीं होती, हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो आप भी लड़िए और जो स्टूडेंट है, जो बच्चे, वो भी लड़े, दोनों लड़ेंगे तभी हो पाएगा, तब आप उस लेवल पर, उस कैटेगरी पर पहुंच पाएंगे। तो सर वैभव उस समय बता रहे थे कि ये आपका सपना था हाँ, मेरा ऑफिसर बनने का, क्या थी वो कहानी? मतलब कहानी अब ये थी बेटे कि अब तो हर आदमी, जो आदमी पढ़ लिख के कॉलेज से निकलता है, तो उसका सपना तो ये रहता है कि हमको सर्विस, पहला सब हर स्टूडेंट के साथ, हर आदमी जो निकलता है उसको लगता है कि हमको नौकरी मिले। सिर्फ मैं आता हूँ हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस होने के बाद भी हमारी मम्मी चाहती थी कि बेटा तू इस उसमें ना पढ़ो, तुम सर्विस करो, तुम इसी फील्ड में जाओ। तो इंटरेस्ट था। अब बोलते हैं भाई कि अब कुछ समय ऐसा था, आगे वैसा था, नहीं मिल पाया। अच्छा, जहाँ मिल रहा था, जैसे आपको बताया कि भाई पूना में टेल्को कंपनी आपूर्ति करके था, तो वहाँ पे जॉब उन्होंने बोला कि हमारे, क्योंकि हमारे मामा लड़का वहाँ उनके उस फैक्ट्री के मैनेजर थे। वो शायद तो बात उस समय कोई ऐसा नहीं था, मतलब डाटा पाए उसमें कोई ना इंटरव्यू था ना कोई एग्जाम था। तो वो मेरे बोले तुम आ जाओ और मैं तुम्हारी जॉब यहाँ ना देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली कहाँ पूना, कहाँ जाओगे? अच्छा, उसमें क्या फॉर लाइफ आपको वहीं रहना पड़ेगा, आप कभी बिलासपुर नहीं आ पाओगे, छुट्टी के अलावा और कोई ऐसे खास मौके। तो मम्मी हमारी बोले नहीं, तुम यही रहो। होता रहा उस जमाने में, पहले बच्चे इतना कि बाहर भेजने में लोग घबराते थे। भाई पढ़ाई के लिए भेजना अलग होता है कि गए अपना 1 साल कोर्स किया, 2 साल कोर्स किया, आ गए। पर जॉब के लिए मतलब वो अच्छा, क्योंकि वो प्राइवेट, उन्होंने पहले बोल दिया था कि मेरे को ये प्राइवेट कंपनी है, आपको अगर पैसा देगी तो आपसे वर्क जॉब मिलेगी, आपको छुट्टियाँ कम मिलेगी। ये अपने जैसे होता है कि अपने सैटरडे है तो मतलब वहाँ छुट्टी कम रहेगी। तो मम्मी हमारी बोली नहीं, कैसे करना। तो एक जॉब जो मिल रही थी वो भी आप हमसे छूट गई। इसलिए वो अब उनका चाहे प्रेम स्नेह हो, जो भी हो, अलावा जमाने में ना कोई मोबाइल था, ना ही कोई ये था कि कोई कांटेक्ट कर सके। अब आज का तो आदमी कहीं पे था, क्यों? क्योंकि आदमी कांटेक्ट कर सकता है, देख सकता है 24 घंटे। आप उस जमाने में सिर्फ चिट्ठी चलती रही, तो 20 दिन बाद पूना पहुंच रही है, बॉम्बे पहुंच रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब का जो था, तो ये ड्रीम मेरा नहीं है एक्चुअल में। जो ये ड्रीम है पापा का था। उस समय भी एग्ज़ाम्स वगैरह दिया इन्होंने, पर कुछ प्रॉब्लम्स उस समय गवर्नमेंट के साथ रही कि एग्ज़ाम होने बंद हो गए थे। पापा एमकॉम फर्स्ट क्लास पास हैं इस टाइम पे। एमकॉम इन्होंने किया था और मास्टर्स डिग्री करने के बाद उस समय ऐसा माना जाता था कि आप जॉब ही करेंगे और अच्छी जॉब करेंगे। पर वही कंडीशंस रही कि दूर अब जा नहीं सकते, पास में जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस समय एग्ज़ाम्स में 10 साल के लिए। तो इनका वो एग्ज़ाम का जो सपना था, और 10 साल एक एस्पिरेंट के लाइफ में पता है जो प्राइम ईयर आता है, वो जो आपके ग्रेजुएट होने के बाद के 2 साल 3 साल होते हैं, जहाँ पे आप एक सही दिशा में निकल गए तो आप आगे चलकर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। वो साल इनके गए। और फिर फैमिली कंडीशंस रही कि आपको चॉइस नहीं थी बिजनेस करना, आपके लिए कंपलसरी हो गया कि आपको करना ही है, तो वो आना पड़ा। तो वो सपना कहीं ना कहीं जो आज से 30 साल पहले अधूरा रह गया था, शायद आज पापा का वो कंप्लीट हुआ है। तो और मेरी कभी चॉइस थी नहीं यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में हुआ ये
कि हमारा बिजनेस जो है वो बंद, लगभग हर बिजनेस के साथ ये इशू था, बंद, EMIs जा रही थी, बिजनेस बंद, सारी चीज़ें क्लोज, पैसे कहीं से आने नहीं है, उल्टे आपके जो हैं वो जा रहे हैं। 1 महीने 2 महीने हुए, पर वो जब बढ़ता गया, एक्सटेंड होता गया, तो एक चीज़ जो मेरे को वहाँ पर हिट करी कि अभी के समय में केवल जो गवर्नमेंट जॉब थी जिनके पास, वो इंसान रिलैक्स था, खुश था। बाकी जिनका बिजनेस है सब परेशानियां झेल रहे थे। और कुछ समय के लिए उस समय मुझे काम भी करना पड़ा। मैंने बिजनेस किया कि घर पे जो भी चीज़ें हैं हेल्प हो पाए, घर में बैठ के ऑनलाइन ही, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो पाए। तो मैं काम जब कर रहा था ना, तो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि आप गवर्नमेंट जॉब की जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है, वहाँ से मुझे समझ में आई, वहाँ से मेरे दिमाग में क्लियरिटी बनी कि करना है गवर्नमेंट जॉब में ही आना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके देख लिया था बाकी चीज़ों को, मैंने बिजनेस कर लिया ऑनलाइन, मैंने देखा क्या परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको दिन में बैठकर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना कठिन नहीं लगेगा। अगर आप वो कंडीशंस देख लेंगे कि आपकी फैमिली में जब ऐसा इशू आता है कि कल आपके पास वो स्थिति है नहीं कि अगले महीने आपको पता नहीं कि क्या होगा, खुलेगा लॉकडाउन, नहीं खुलेगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, घर का क्या होगा, कैसे चलेगा, तो उस समय ये चीज़ समझ में आई। बुआ की गवर्नमेंट जॉब थी तो थोड़ी चीज़ें संभल गई, कुछ मैंने उस समय काम किया तो जो बहुत अर्निंग होती थी उससे घर का चला। तब मेरे को ये चीज़ वैल्यू ये समझ आई कि गवर्नमेंट जॉब आपको क्या देती है। ये 1 महीने की सैलरी की बात बस नहीं है, ये लाइफ टाइम की आपको वो सिक्योरिटी देती है कि आपके घर में चाहे कुछ भी कंडीशन आए, आप भूखे नहीं सोओगे रात को। ये चीज़ आपको एक सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है कि कोई भी ऐसी स्थिति आए। कोरोना ने जो चीज़, एक कोरोना टाइम पे जो चीज़ मेरे को ये समझ आई, और इसके बाद ही मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करी और अपना जो मेरा काम था मैंने वो क्लोज किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था। ठीक ठाक अर्निंग होने लगी थी, लेकिन वही है, सेक्रीफाइस कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है। तो वो मैंने पूरा कंप्लीटली अपना बिजनेस क्लोज करके मैं यहाँ पे आया, शिफ्ट हुआ, और मेरे दिमाग में क्लियरिटी आ गई थी कि गवर्नमेंट जॉब करना है आपको, और बाकी चीज़ों से ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें कम मेहनत है। अगर आप एक बार कॉर्पोरेट जॉब करके देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 घंटे पढ़ना कठिन नहीं है। तो वो चीज़ें समझ में आई यहाँ पर, और आगे क्लियरिटी रही, एक गोल सेट था, क्लियर था, तो वही चीज़ रही जिसने कंसिस्टेंसी मेरी बना कर रखी, और आज कुछ उसका रिजल्ट दिख रहा है। अब अगर वैभव की जर्नी की बात करेंगे तो कभी ऐसा जो पॉइंट हो जिस समय पे एकदम लो फील हुआ होगा कि या बस हो गया, या फिर एकदम लो फील किए होंगे कि इसके आगे अब नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट आया था? फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, प्री क्लियर हुआ, उत्साह था, ऐसा लग रहा था कि निकल जाएगा यार, एक बार में ही निकल जाएगा, सीधा पोस्ट के जो सपने आने होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे प्री निकलने से। सच्चाई आगे जाके पता चली, मेंस दिया, मेंस भी कॉन्फिडेंट था, बढ़िया है, अच्छा है। फिर मेंस का रिजल्ट आया लास्ट ईयर, तो ये चीज़ समझ आई कि ये पेपर इतना भी आसान नहीं है। उस टाइम पे थोड़ा सा लो फील हुआ, पर वही है, अगर अच्छे आपके पास गाइडेंस हो, अच्छा साथ हो, समझाने वाला हो, बताने वाला हो, तो वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती। वो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे लो फील होता है, पर उसका अफेक्ट उतना नहीं हुआ, क्योंकि उस समय थे मेरे पास लोग जो समझा सकें, बता सकें कि अगले बार आपको क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, वो सुधार के आप कैसे कर सकते हो, कैसे बन सकते हो। तो ये चीज़ थी, इसलिए उसका इफेक्ट कम हुआ। लास्ट ईयर मेंस फेल होने पे एक लो फीलिंग आई थी, पर वो ज़्यादा दिन इफेक्ट कर नहीं पाई, बल्कि उससे दुगने जोश, दुगनी मेहनत के साथ इस साल मुझे प्रयास किया, मैंने दुगनी मेहनत के साथ प्रयास किया, वो हेल्प मिली। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं CGPSC की जर्नी में जो आपने की और उसके कारण आपको अगर थोड़ा भी समय लगा तो वो नहीं लगना चाहिए था? ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं?
सबसे पहली चीज़ है जो मेरे को लगती है इस एग्ज़ाम के लिए कि कंसिस्टेंट लोग नहीं रहते और लोगों को लगता है कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, अगर मैंने आज 1 घंटे भी कम पढ़ लिया अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जर्नी जो है आपकी, ये कोई 1 महीने पढ़कर देने वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप एग्ज़ाम की डेट आ गई, पढ़ना स्टार्ट कर लिया, बन गए आप, ऐसा नहीं है। ये आपसे कंसिस्टेंट स्टडी मांगता है, आपको कंसिस्टेंट रहना। आप अगर दिन में आप कितने भी बिजी हो, अगर आप आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो आपको आधे घंटे भी समय मिला तो पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज मैं सुबह अगर कहीं चला गया, किसी फंक्शन में चला गया तो अब मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं अब एक दिन यहाँ बिजी हो गया, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इससे होता है आपकी एक दिन की पढ़ाई वेस्ट नहीं होती। जो पिछला 1 हफ्ता आपने कंसिस्टेंसी बनाई है अपनी, जो आपने 1 हफ्ता लगातार पढ़ाई की है, अब वो आपको एक दिन ना पढ़ना 2 से 3 दिन पीछे ले जा सकता है। तो एक ही चीज है, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ना है। तो एक चीज फर्स्ट ये है, फिर सब्जेक्टुअल जाए कि मैथ्स, रीजनिंग डेली आपको बनानी है, लैंग्वेज डेली बनाना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं पर हम मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जो मिस्टेक थी, यही सिंपल मिस्टेक थी। और एक चीज और कि आप किसी चीज में स्ट्रांग हो तो उसके लिए कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं ये तो कर ही लूंगा, इसको साइड में, बल्कि जिसमें स्ट्रांग हो इस पेपर में, आप जिस सब्जेक्ट में, उसको और स्ट्रांग बनाओ। अगर आप पीछे भागोगे ना उन चीजों के जो नहीं बन रही है, और मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, 100 क्वेश्चन में वो 90 बन रहा है नहीं देखेंगे, 10 बाहर से आ गया तो वो पूरी एनर्जी उन 10 बाहर को पढ़ने में लगा देते हैं, बिना उन 90 को जाने कि वो बन सकता था, वो बेसिक था। पूरा ध्यान उनका उस 10 में रहता है जो बाहर से आया है। तो एग्जाम वही है, कोई 100 में 100 तो आज तक नहीं लाया है पीएससी में, 200 में 200 मार्क्स प्री में किसी के नहीं आए हैं। आपको कट ऑफ क्लियर रखना है। प्री के लिए सिंपल है, कट ऑफ क्लियर करना है आपको। और कट ऑफ किसके साथ क्लियर करना है? बाकी लोगों के साथ जो आपके साथ बैठ रहे हैं, वो भी वो 10 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको भी नहीं बनाना है। लेकिन जो 90 बाकी लोग बनाएंगे, वो आपको 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अपना पूरा फोकस करना चाहिए। प्री के लिए तो ये सिंपल सी चीज है। और वैभव, आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी में एक मेंटर का क्या रोल रहा है और क्या इम्पोर्टेंस होती है? देखिए, आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पर उस तैयारी को आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताने वाला कौन है ना? कोचिंग हमने कर ली, पढ़ लिया हमने, पर उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी पे आते हैं तो फर्स्ट चीज जो मैंने बताई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, वो मेंटेन कराएगा आपका मेंटोर। आप गलती कर रहे हो, आपको वो गलती पता चल रही है आपके सेकेंड अटेम्प्ट में, तो तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आप उन गलती को सुधार ही नहीं पाओगे। तो आप अगर आज गलती कर रहे हो तो आपको आज ही वो गलती बताने वाला कोई चाहिए, ताकि आप उसको कल सुधार सको। अगर आप एग्जाम में फेल होने के बाद उस गलती को समझ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस समझने का, आपका है ना, आपका 1 साल पूरा वेस्ट हो गया। तो डेली आप छोटी छोटी गलतियां करो, उस गलतियों का आपको सुधरवाएगा आपका जो मेंटर होगा, वो सुधरवाएगा। सेकंड, जो लो फीलिंग आती है, जो बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ा एक ब्रेक आपका बन जाता है स्टडी में, कि आप पढ़ाई छूट जाती है, आप नहीं पढ़ोगे, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाली जो चीज आती है, ये कभी नहीं आने देगा। अगर एक मेंटर है आपके पास, कोई गाइड करने के लिए है, तो वो ये चीज को कभी आने नहीं देता। तो मेंटर इसलिए भी जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है जो एग्जाम निकलवाता है, वो आपकी पढ़ाई नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, वो एग्जाम निकलवाता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यू कि मैं कर सकता हूं। तो ये दिखाने वाला आपको कोई चाहिए कि आपको ये चीज दिखा सके कि मैं ये चीज कर सकता हूं, ये मैं बन सकता हूं, आप कर सकते हो। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा लोगों का यही रीजन है कि वो सेल्फ डाउट में है। ऐसा नहीं कि उनकी पढ़ाई में कमी है या सबका एक ही दिमाग है, भाई कोई अलग नहीं है, सबकी वही है कि लोग दुनिया भर के बना के अलग अलग रखते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों का हो जाता है, हिंदी मीडियम वालों को नंबर नहीं मिल रहा है, कि मैं ये इस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं साइंस का नहीं हूँ, साइंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आर्ट्स वाला हूँ, या मैं कॉमर्स वाला हूँ, नहीं बनेगा। तो लोग सेल्फ डाउट के कारण ही निकाल नहीं पाते हैं एग्जाम। तो वहां पे जो मेंटर का रोल है, वो मेंटर आपको वो चीज समझाएगा, और लास्ट में एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने वाला होना चाहिए कि आपको कल को यहाँ जवाब देना है। तो अगर आपके पास जवाब देने के लिए नहीं होगा, अगले दिन आप फिर वही गलती करोगे,
फिर पढ़ोगे, फिर एग्जॉस्ट होगे, फिर अगले दिन सेम गलती करोगे। तो एक होना चाहिए आपके पास जो जिसके पास आप जवाबदेही हो आपकी, आप वहां पे जवाब देना पड़े आपको कि मैं ये गलती किया हूं, तो अगले दिन आपके अंदर खुद वो चेंज आएगा कि आप उस गलती को सुधारोगे। तो एक सीधे बोलूं तो एक आपको बकने वाला होना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई तू, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं कर रहा है तू, और नहीं करे तो वो बके भी और साथ में समझाए भी कि आप ऐसे कर सकते हो। तो मेंटोर तो इम्पोर्टेंट है, गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसमें चाहिए। तो वही है, 4 साल का 5 साल का जो काम है वो 2 साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, अगर सही गाइडेंस हो। लास्ट ईयर जो मेरा मेंस नहीं निकला उसके पीछे रीजन यही था कि कुछ पेपर्स मैंने ब्लाइंडली कहीं का पढ़ लिया अपने हिसाब से, बाद में कुछ क्वेश्चंस नहीं आए। मैं लास्ट ईयर पेपर 7 मेरा क्वालिफाई ही नहीं हुआ था, तो मेरे को लगता था कि पेपर 7 मतलब ये सिलेबस है, ये पढ़ लो हो जाता है। तो ये चीज बाद में जब सही प्रॉपर गाइडेंस मिली तो वो चीज समझ में आई कि नहीं आपको ये करना है। फिर बाकी पेपर्स में भी ये गलतियां समझ में आई, छोटी छोटी गलतियां समझ में आई, कोई एक व्यू देने वाला था कि ऐसे भी करना है, तो उसमें वहां पे बहुत हेल्प हुई मेरे मेंटोर की, जो भी गाइड मिला। सर आपको क्या लगता है, जैसे पुराने जमाने में गुरु हुआ करते थे जो हर चीज का ध्यान रखते थे, वही बोलने वाला था कि मतलब भाई बिना गुरु ज्ञान मैं कैसे पाऊँ। पर इसमें एक चीज़ और है कि आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान तभी सार्थक है जब आपके पास गुरु हो। आप कितने भी ज्ञानी हो, उससे कोई मतलब नहीं जब तक आपके पास, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को बताएगा। आपकी कमजोरी, गलती अलग चीज़ हो गई, गलती तो एक अलग चीज़, गलती तो बताएगा, लेकिन आपकी कमजोरी बताएगा कि आपको, आप ये पॉइंट आप या इस उसमें आप जा रहे हैं तो आप यहाँ ना जाके आप इधर जाइए, क्योंकि उसको मालूम है पहले से यहाँ पे गड्ढा है। पर ज्ञानी उसको नहीं मालूम, वो मतलब वही है, गलती और कमजोरी दोनों चीज बताएगा कि आपने ये गलती करी है, ये आपकी बुरी है। तो गुरु तो बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई भी रूप में हो। बिना किसी कहावत भी थी कि भाई बिना गुरु ज्ञान मैं कहाँ से पाऊँ, पुराने श्लोक वो भी था। तो हर आदमी को एक होता है ना गाइडेंस चाहिए। भाई जैसे महाभारत युद्ध हुआ, पांडवों के पास कौरवों के पास, अगर दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो पांडव बहुत पीछे थे, लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी योद्धा के रूप में नहीं गए, गुरु के रूप में गए। वो बताते थे कि आपको ये स्टेप उठाना है, ये स्टेप उठाना है, इनसे बचना है, इनको कैसे आपको परास्त करना है, कैसे इनसे बचना है। और इसलिए क्या है कि गुरु होनी चाहिए, और ये हर फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो। बिल्कुल बिना अपूर्ण अधूरा ज्ञान है, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। मैम आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक गुरु का महत्व होता है? आपने कब कब देखा कि ये कमजोर पड़ रहे हैं, आपने कैसे इनको गाइड किया, और इनके लाइफ में वो कौन मेन पर्सन थे जिन्होंने इन्हें वो मार्गदर्शन दिया जिससे ये वो पोस्ट अचीव कर पाए? इसके बाबा ने बहुत इसको आगे किया, इसको बाबा ने, इसके चाचा ने, तो इस समय भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इसको, इसकी चाची उन्होंने भी बहुत गाइडेंस किया है, बहुत समझाती थी इसको, बेटा तेरा हो के ही रहेगा, तू एक सरकारी ही नौकरी करेगा। उनका बहुत योगदान है इसके ऊपर। बीच में ये भी थोड़ा सा डामाडोल हुआ था, तो वो लोग बहुत इसको समझाते थे। ये नहीं, इसको कोचिंग से पहले मतलब जब वो तैयारी, मतलब कि हमको कोचिंग करना, तैयारी करना, पीएससी की तैयारी करना है, तो उसके पहले थोड़ा सा ये मतलब मिसगाइड हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। तो बताया जैसे इनके बुआ जी हैं, बाबा ने, इनके बाबा ने फर्स्ट गाइड तो उनको इनने किया, और सेकेंड गाइड तो फिर यहाँ मिला उनको, तो उसके कारण ज्ञान से यहाँ से भी बहुत इसका है।
तो गुरु भी मिल गए और गोविंद भी मिल गए। तो वही उसकी कहावती है, गुरु ज्ञान। वो भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काखे लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी। तो इसलिए गुरु का स्थान, उनका सम्मान, गुरु किसी रूप में भी हो सकता है। और बिना गुरु के आज के समय क्या पहले से भी इतिहास काल में, बिना गुरु के आपका काम अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा या अनसक्सेस रहेगा। या आप किसी भी फील्ड में किसी भी काम करेंगे तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु किसी भी रूप में मिले, किसी इंस्टीट्यूट के मिले, सर कोचिंग में मिले, आपके किसी मेंटोर में मिले, कोई भी मिले। ज्ञान के लिए, ज्ञान की सही परिभाषा आपको गुरु ही समझा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बिना गुरु के आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। हाउ टू फॉलो अ मेंटोर, जैसे आपने कहा ना कि फिर आपको गलतियां आपकी ठीक हुई जब आपने कोई आपको सही गाइडेंस दिया। इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि कई स्टूडेंट्स के पास में वो समझाने के लिए मिल जाते हैं, बट फिर भी उस चीज को वो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और वो हो जाते हैं। तो हाउ टू फॉलो अ मेंटोर? सिंपल है, ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आपको कोई मेंटोर है, कुछ बोलता है, आप एक बार फॉलो करके देखो। अभी तक आपने अपने हिसाब से चीजें करी, नहीं बन रहा है तो जस्ट ट्राई कर लो भाई। फॉलो करना क्या, ट्राई कर लो एक बार। अगर मेंटोर आपका कुछ बोल रहा है, ब्लाइंडली उस चीज को ट्राई करो, करके देखो। क्योंकि अभी तक भी करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्या पता मिल जाए, है ना। चांसेस ज्यादा ये है कि आपको वो रिजल्ट मिलेगा। कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो। कभी भी आप उसको, अपने मेंटोर की बात को, अगर वहां पे आप डाउट लेकर आओगे तो फिर चीजें गड़बड़े। क्योंकि अगर आप डाउट के साथ कोई भी चीज करोगे ना, तो आप भी उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे और बाद में वो चीज आपको रिजल्ट भी नहीं देगी। तो आप ब्लाइंडली फॉलो करिए जो आपके मेंटोर बोल रहे हैं, एक बार करके देखिए। रिजल्ट आपको 100% चांस है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो उस गलती से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और सीखने के बाद आपको वो गलती सुधारने के लिए भी मेंटोर बताएंगे आपके, वो आपको गलती सुधारवाएंगे, है ना। तो ट्राई करिए, जो बोल रहे हैं उसको सिंपली फॉलो करिए। मेरे 2 सवाल हैं आपसे फाइनल। पहला ये कि आपको आपके मेंटर ने किस किस तरीके से मदद की? देखिए, फर्स्ट टाइम जब मेरा मेंस नहीं हुआ, हमने आरटीआई कॉपीज मंगाई, मेरी आंसर राइटिंग पे हमने देखा, तो 3-4 जो चीज़ें थी समझ में आ रही थी। फर्स्ट था मेरी राइटिंग, जो मेरा नंबर ना आने का रीज़न एक था। फर्स्ट रीज़न था राइटिंग। राइटिंग मैटर नहीं करती है, पर वो राइटिंग ऐसे मैटर करती है कि अगर आप कम समय में ज़्यादा लिख पा रहे हो, वहाँ राइटिंग आपकी मैटर करेगी। फिर अगर आप अच्छा लिख रहे हो लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपकी राइटिंग प्रेजेंटेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं आपको वो करेंगे। तो फर्स्ट काम मैंने राइटिंग पे किया। राइटिंग के लिए जो चीज़ मेरे मेंटोर ने बताई वो अगर किसी को बताऊंगा तो वो मजाक ही समझेगा कि ये क्या करवा रहे हैं, पर एक्चुअल में मुझे उसका रिजल्ट मिला। और अगर अभी मैं अपनी राइटिंग अपने पुराने दोस्तों को दिखाता हूँ तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये कौन लिखा है। मेरी राइटिंग तो है ही नहीं, वो ऐसा लगता है। मैं खुद देखता हूँ तो समझ नहीं आता कैसे ये हो गया। फिर राइटिंग के बाद सेकंड प्रॉब्लम थी, जो आंसर में डायमेंशंस थे वो मेरे नहीं आ रहे थे। आंसर राइटिंग पे मैं स्पीड में नहीं लिख पाता था, स्पीड नहीं आ रही थी। उस पर हम लोगों ने काम किया, जो मेरे मेंटर ने बताया वो मैंने काम किया। जो चीज़ें, जो गलतियाँ थी उस पर भी काम किया। जैसे आंसर राइटिंग पे कंक्लूजन लिखना होता है, इंट्रो लिखना होता है, बॉडी में क्या डालना होता है, फिर किन आंसर्स पे आप फोकस करो। ये भी एक चीज़ है कि आप कौन से आंसर्स को बना रहे हो, कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना करना है, 2 में कितना करना है, 4 में कितना करना है। सबके लिए एक आपके दिमाग में पहले से चीज़ें सेट होनी चाहिए। अगर आप 8 मार्क्स की मेहनत 4 मार्क्स में करते हो तो 4 नंबर से तो ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो वहाँ पे मेहनत नहीं करनी, कहाँ पे किस दिशा में कितनी मेहनत करनी है, इस चीज़ पे भी काम किया। फिर इंटरव्यू की बात रहे तो वहाँ पे तो पूरा
कंप्लीटली मेरा तो कुछ था ही नहीं। जो कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हुआ मेरा, जो बात करने की जो स्किल है वो डेली टू डेली बात करने से, स्टूडेंट से बात करने से जो डेवलप हुई, क्लास लेने से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो पूरा हेल्प किया मेरे को इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जो इस साल के मार्क्स रहे उसने सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प किया। तो इस साल का अगर सिलेक्शन देखा जाए तो इंटरव्यू पे मेरा ज़्यादा डिपेंडेंट रहा। मेंस के साथ अगर इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं होते तो कहीं ना कहीं मैं बाहर हो सकता था। तो इंटरव्यू में भी वो चीज़ काम आई, जो कॉन्फिडेंस, जो बात करने का तरीका डेवलप हुआ। तो इन बेसिक 2-3 चीज़ों पे काम किया और वो रिजल्ट मिल रहा है अभी, उसका दिख रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप खुद मेंटर हैं, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं और क्या आप उनको फॉलो करवाते हैं जिनसे उनको मदद होती है? स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि ना, लगभग हर स्टूडेंट्स के पास एक पोटेंशियल है। वो हर स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ उनके अंदर एक सब्जेक्ट किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ आंसर, किसी की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है। तो सबको बस एक चीज़ है, एक पुश चाहिए होता है हर स्टूडेंट को। हर स्टूडेंट कर सकता है। हर स्टूडेंट्स के साथ मैं यही करता हूँ कि वो लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको वो विश्वास दिलाना होता है बस कि आप कर सकते हो। और मैं उनकी गलतियों पे ज़्यादा काम करता हूँ। जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारो डेली टू डेली, एक दिन में। हर दिन आप एक गलती सुधारोगे तो साल भर में आप 365 मिस्टेक्स अपनी आप सुधार सकते हो। तो डेली 2-4, 3-4 गलतियों पे हम बात करते हैं, काम करते हैं। केवल सिलेबस कंप्लीट करना इस एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है। डेली टू डेली आप किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है, अगर कुछ अच्छा है तो उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, इस पे हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है यहाँ पे कि डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। कोई मैरिड है, कोई स्टूडेंट बहुत यंग एज में आ गया, उसको लगता है कि अभी तो 4 साल है, 5 साल है, अब आराम से मैं पढ़ सकता हूँ, अभी तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट तो ना विश्वास ही नहीं कर पाता लोग कोई कि बाकी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेरे जो बाकी फ्रेंड्स का नहीं हुआ ना, उनका रीज़न ये नहीं था कि वो लोग पढ़े कुछ अलग थे, मैं कुछ अलग पढ़ा था, वो लोग कुछ अलग पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर वो विश्वास ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम में निकल सकता है। वो सीधा थे कि एक बार में तो कहाँ ही होता है, सेकेंड बार के लिए अच्छे से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपने दिमाग में ही एक थॉट्स बना लेते हैं, तो हम उनको वो 2 साल आगे का व्यू दे पाते हैं। वो 2 साल में की हुई गलतियां बताते हैं जो हमने खुद करी है, ताकि वो फर्स्ट डे से ही उस चीज़ को ना करे। अब 2 साल के बाद समझेंगे, ठीक है, आप समझ सकते हो, तीसरे साल निकालोगे, लेकिन आपके 2 साल तो गए। तो ये चीज़ है उन गलतियों पे वो विश्वास दिलाना कि आप कर सकते हो। गलतियां बताना सिंपल प्रोसेस है, पर किसी के लिए वो बहुत लाइफ सेविंग भी हो सकती है, जिस स्टूडेंट वो फेस कर रहा है। तो इस प्रकार से गाइड करते हैं। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं? अगर हम सबसे पहले प्री की बात करें, प्री में लगता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना है और केवल पढ़ने से हो जाएगा। तो फर्स्ट गलती स्टूडेंट करता है, वो एमसीक्यू नहीं लगाता, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करता, पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं करता। जस्ट बुक उठाई, ये कल्चर पढ़ना है, ट्राइब्स पढ़ना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, पढ़ लिया, पढ़ के एग्जाम दे देंगे, निकल जाएगा। नहीं, फर्स्ट चीज। सेकेंड, ये लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब चीजें टेस्ट सीरीज लगा ली, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो केवल इतना काफी नहीं है, उस 2 घंटे का आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम निकालते हो कि नहीं। एक कम पढ़ने वाला भी उस 2 घंटे में परफॉर्म करके एग्जाम निकाल सकता है, और एक ज्यादा पढ़ने वाला भी उस एग्जाम में फेल हो सकता है अगर वो 2 घंटे परफॉर्म नहीं कर पाता। तो एक बैलेंस चाहिए बीच का। सबसे जो मेरे को की समझ में आई इस एग्जाम में, बैलेंस आपको चाहिए हर चीज में। कोई भी आप एक्सट्रीम जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, हर चीज में आपको बैलेंस चाहिए। तो फर्स्ट है प्री का, पीवाईक्यू सॉल्व करना और फोकस करना कि आप 2 घंटे में क्या परफॉर्म कर रहे हो। टेस्ट सीरीज उस पर हेल्प कर सकती है। फिर है मेंस में भी वही चीजें जो हम गलती करते हैं, आंसर राइटिंग पे हम काम नहीं करते हैं। आंसर्स कब लिखेंगे? जब पूरा सिलेबस हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, 10 चैप्टर है, जिस दिन मेरा 10वां चैप्टर हो गया उस दिन से मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। भाई कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता, कोई 1500 नंबर नहीं लाया है आज तक, 1400 नंबर नहीं लाया है मेंस में, है ना। कोई 10 का 10 चैप्टर पढ़ नहीं सकता। जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो, डे 1 से आपको आंसर राइटिंग करनी है। कुछ भी है लिखो, बस जो पढ़ रहे हो उसको देखकर उस एज इट इज लिख दो,
लेकिन आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा एक चीज है कि कुछ चीजें तो हम पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कि लैंग्वेज है बहुत बड़ा, अभी लैंग्वेज जो है एक साबित हो रहा है आपके सिलेक्शन के लिए, बहुत आपका वेटेज लेके जा रहा है। लैंग्वेज आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। जीएस आप एक दिन छोड़ सकते हो, लेकिन लैंग्वेज आपको पढ़ना है। लोग गलती ये करते हैं, लैंग्वेज कब पढ़ेंगे? जिस दिन लैंग्वेज का टेस्ट होगा उससे 3 दिन पहले। नहीं होगा भाई यार, 3 दिन पहले लैंग्वेज होगा ही नहीं, कोई नहीं कर सकता 3 दिन में, 1 हफ्ते में होगा वही, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरा हुआ नहीं है। तो एक तरीका यह है, लैंग्वेज डेली करो। फिर सेकेंड है, मैथ्स को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं अभी। एक चीज है, मैथ्स को लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि सी सेट में 66 तो लाना है, आ ही जाएगा। लेकिन भाई वो 66 आपका सी सेट तो निकलवा देगा, लेकिन जब आप मेंस में जाओगे तो 50 नंबर का है मैथ्स, है ना। आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पूरे में पूरा नंबर ला सकते हो मैथ्स को छोड़ के। साइंस जितना पढ़ लो आप, जो पढ़ लो, साइंस, अप्लाइड साइंस, हिस्ट्री पूरा पढ़ लो, है ना, पीएचडी कर लो हिस्ट्री में, 75 में 75 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, डिसेंट डेली 1 घंटा भी अगर आप देते हो तो 50 में आप आराम से 40+ ला सकते हो। और अगर बहुत अच्छा है तो फुल में फुल मार्क्स भी लोगों के आते हैं इसमें। तो एक मैथ्स लैंग्वेज डेली आपको करना है। प्री के लिए सिंपल है, PYQ लगाओ। और फिर ये भी है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना प्रायोरिटी सेट करो, किसमें आप अच्छा कर सकते हो। प्री के लिए आप सिंपल है, CGGS तो करना ही करना है। फिर आप जो इंडियन जीएस की बात है, वहां पे 3 सब्जेक्ट उठाओ, 3 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर मत आए। CGGS का सिंपल है, 50 का 50 का टारगेट रखो भाई, CGGS में कुछ नहीं छोड़ना है। तो ये चीजें हैं। हाँ, एक चीज और है, लोग करते हैं जो सही भी है। कई लोग बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे मैगजीन आएगी करंट अफेयर की, एक दिन में पूरा रट लेंगे, अगले दिन एग्जाम में जाके बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो उस मैगजीन से, वो मैगजीन रिवीजन के लिए होती है। ऐसा नहीं कि आप सीधा पहले पेज से उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो पहली बार। तो डेली टू डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो आप। न्यूज़पेपर फॉलो नहीं हो रहा है, टेलीग्राम में और बाकी जगह चैनल्स पे लोग डालते हैं, है ना, हर चैनल में करंट अफेयर डलता है। तो डेली अगर नहीं कर सकते, एकदम ही ज्यादा जब आप नहीं कर सकते तो वीकली कर लो, लेकिन आपको करंट अफेयर करते हुए चलना है। फर्स्ट राउंड में रफली पढ़ लो, कोई रटना नहीं है आपको, बस जस्ट पढ़ लो, तब जाके वो आपको लास्ट में एक मैगजीन हेल्प करेगी। लेकिन अगर डेली आप करंट अफेयर नहीं करके सीधा मैगजीन पे आप डिपेंड हो गए, तो ये एक गलती है जो नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। मैम, आप ये बताइए कि एक मैसेज चाहिए आपकी तरफ से मुझे, उस माँ को जो खुद अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहती है, बहुत सारी तकलीफें देख रही हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे लगे रहना चाहिए, कैसे भरोसा करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभाल के रखना चाहिए उस फेज पर, और उस जर्नी में मदद करनी चाहिए अपने बच्चे की? मैंने बहुत इसके साथ में मतलब बहुत अपने घर में सबकी बातें सुनी, लेकिन मैं कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। मेरे को बस ये मेरा एम था कि मेरे को अपने बेटे को यहाँ निकालना है, ऐसी इसकी पोस्ट आनी है कि ये निकल जाएगा तो मैं सब चीज़ में अच्छी हो जाऊंगी। बस मेरा यही था घर में। मैं कभी भी किसी से कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी, बस जिसको जो बोलना सबका सुनते रहती थी और अपना काम करते रहती थी। इससे डिस्टर्ब ना हो, इसको डिस्टर्ब, मैं घर में कोई भी बात इसलिए नहीं कि इसका डिस्टर्ब हुआ कि इसका माइंड वो हो जाएगा। जो हो रहा है होने तो, सब में मैं सहन करती रहती थी, शांत एकदम घर में रही। तो आज को इसमें मैम आप मैसेज दीजिए सारे उन मम्मीज को जो आपकी तरह फेस करती हैं या सोचती हैं कि क्या करूंगी, कैसे करूंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोसाइटी कुछ भी बोल रही है, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, ये आप बताइए। इसमें क्या मैसेज दूंगी, आप अपने बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करिए और कोई भी कुछ बोलता है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर पे पूरा वो आता है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो पूरी लाइफ गई। इसलिए मैं जरूर डिस्टर्ब हुई, सब हुई, लेकिन मैं अपने बच्चे के ऊपर पूरी वो नहीं आने दी। सारी चीज़ें सहती रही, सब करती रही,
कि इसको डिस्टर्ब ना हो। तो आज तो सब बढ़िया बढ़िया हुआ। सर आप बताइए कि एक फाइनल मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे भरोसा करना चाहिए बच्चों के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो माँ बाप कई बार भूल जाते हैं कि ना भरोसा करना ज़रूरी है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं करते हैं, तू तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। सोसाइटी आके बोलती है तो हो ही नहीं सकता है ना। आप उन लोगों को क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे कि कोई एक बाप जब इस चीज़ को देख रहा हो तो वो समझ जाए कि नहीं, अगर गुलहरे जी ने भरोसा किया ना, मैं भी अपने बच्चे पे करूँगा। हाँ, माफ करिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं उन पिता के साइड से भी बोलना चाहूंगा। एक स्टूडेंट है, जैसे अभी वैभव सर ने बताया कि मुझे पता था मेरी ये गलती थी, तो मैं उस पर काम किया और 1 साल काम किया। तो जो बच्चा तैयारी करता है ना, उसको पता रहता है कि अब मैं ये कर रहा हूँ तो इस बार मेरा होगा। लेकिन एक जो पिता होता है वो दूर से बस देखते रहता है, उनको नहीं पता होता है कि इसकी क्या गलती थी, अब क्या कर रहा है। तो जो आंख बंद करके भरोसा होता है ना, वो कैसे किया जाता है बच्चे पे? नहीं, वो आँख बंद करके तो खैर भरोसा नहीं करना चाहिए, आँख खोल के ही करना चाहिए। उसकी तैयारी को देखिए, वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, और उसकी तैयारी क्या है, उसका एम क्या है, उसका माइंड सेट क्या है। ये सब चीज देखने का काम है पिता। पढ़ेगा, जो भी करेगा, वो बच्चा पढ़ेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एज ए फादर, एज ए पेरेंट्स, उसको ये देखना चाहिए, जो मैं बताया कि अभी सब, कि वो कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किसके मार्गदर्शन में पढ़ रहा है, या आप उसको सीधे से बोल सकते हो उसका गुरु कौन है। तो ये जब वो इस चीज़ को वॉच करना चाहिए, एकदम में इसको वॉच करना चाहिए। आँख तो मूंदना ही नहीं चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, कि मैं जैसे अभी बताया कि नहीं, लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि मैं तो बस दो आधा घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, या कोर्स नहीं किया ना। तो वैसी पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। और बाकी तो बोलिए कि भाई इनको पूरा आप बच्चों को फ्री छोड़िए, और अपने बच्चे को बिल्कुल फ्रेंड सर्किल, यानी फ्रेंड बना के रखिए। हमारा वैभव सिर्फ फ्रेंड है, हम लोग कभी मम्मी बेटे की तरह, हम सारी बातें हमारे इससे शेयर होती हैं, और इसकी बातें मेरे, दोनों लोगों को बिल्कुल हम लोग हर बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए बस ये बोलना चाहूंगी कि बच्चे को अपने बिल्कुल फ्रेंड सर्किल की तरह रखिए। जब आप एक छोटे सा एक घटना बता रहा हूँ, जब ये 10th में था, तो 10th बोर्ड एग्जाम होता है, तो 10th के पहले तक हम लोग उसको थोड़ा बोलते थे, बेटा पढ़ाई नहीं किया, वो अभी घूमने चला गया, बच्चे लोग साथ क्रिकेट खेलने चला गया। तो जब अब 10th का बोर्ड का एग्जाम उस समय था, तो एक टेंशन होता है। तो जब ये 10th में था, तो उस समय भी ये इसकी हैबिट थी, पढ़ता था ये, 2 घंटा पढ़ाई किया, उससे अपना उठा चल दिया अपना खेलने। तो हमको लगता है यार ये अभी 10th का एग्जाम पीरियड के पहले कि या तेरा भी अगले हफ्ते एग्जाम है, या अगले नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, और तो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, घूमने जा रहा है, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा है। कई बार बोला, इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब ये हमको लगा कि अच्छा इसने कोई चेंज भी नहीं किया ना, रूटीन वही रहा, तो हमें और चिंता होने लगी। तो बोला कि बेहतर एग्जाम अब बिल्कुल पास आ गया है। तो इसने मेरे को एक जवाब दिया था, वो आज तक मैं भूला भी नहीं हूँ। ये बोला, पापा मेरे को टोको मत, या मेरी पढ़ाई को आप कि मेरे बोलो मत कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्टडी करना है। बोले आप एक दिन बस मेरा रिजल्ट को देखना, उसके बाद आपको जो बोलना आप उस दिन बोलना, मेरे रिजल्ट जब आएगा तब आप देख लेना। तो लेकिन ऐसा जवाब सुन के एक बार तो ऐसा भी लगा कि हम इस पर ट्रस्ट करें कि ना करें, या क्या करें, ये क्या जवाब दे रहा है। तो मैंने एक मौका दो, जब वो अगले इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बोला मेरा सिर्फ रिजल्ट देखना, उसके बाद आप मेरे को बोलना। तो जब 10th का रिजल्ट आया, तो पूरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट पूरे स्कूल में आया ऐसे। मैंने बोला पापा ये देखो मेरा रिजल्ट है। तो आप भले चाहे तो माने ना माने, 10th के बाद से लेके
आज तक मैंने इससे नहीं पूछा कि बेटा तू कब पढ़ेगा। करेगा पढ़ाई के लिए कभी पढ़ाई के नहीं लिए बोला। कभी मैंने नहीं टेंथ के बोला। बाद ना 11, 12 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक ये कोचिंग भी जब किया तब भी मैंने पूछा कि ये तो किसके कहाँ जाएगा। बस ये बोला मतलब बस ये लगा बस आप मेरे एग्जाम दे, मेरा रिजल्ट देखिएगा। आज तक टेंथ के बाद आज तक मैंने नहीं बोला। तो ऐसा नहीं, विश्वास भी करना चाहिए बच्चों पे थोड़ा सा। देखिए भाई आपका बच्चा भी आपको उस जो आप चाहते हैं, जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो आपकी उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके बाद उसने किया, फिर 10th के बाद 11th का भी वैसे रिजल्ट आया, 12th का भी वैसे रिजल्ट आया जब था। फिर उधर ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज की पढ़ाई भी उसने अच्छी करी है, अच्छे मार्क्स लाए और अब तो बेस्ट इसने अभी भी उस पे कायम रहा। और मैं भी आज इसी वो बोल रहा था कि 10th और आज भी इसने सिर्फ रिजल्ट दिखाया। पापा ये देखो मैं मेरा क्लियर हो गया, मैथ्स क्लियर हो गया, इंटर क्लियर हो गया, सेलेक्ट हो गया। पर उस रिजल्ट के पीछे आपका मैम का संयम रहा है और वो बहुत बड़ा ताकत बन करके वैभव सर के साथ रहा है। रहना भी चाहिए भाई, हर माँ बाप को भी संयम करना चाहिए और सब पे विश्वास करना चाहिए। इनके जो गुरु थे उनके ऊपर भी विश्वास करिए, अपने बच्चों पर भी विश्वास करिए और हमेशा उनको सपोर्ट करिए, किसी प्रकार का वो ना करिए। क्लियर हो ना हो हमेशा उनका हौसला बढ़ाइए। तो जरूरी नहीं कि एक ही बार में ही सब चीज़ हो जाए। तो लोग 2 बार 3 बार 4 बार भी एग्जाम देते हैं, एक न एक दिन उस मुकाम पे, उस स्थान पे, उस जगह पे पहुंचेगा बच्चा आपका भी, जैसे आज मेरा बच्चा पहुंचा है। एक लास्ट क्वेश्चन, वैभव आपने कोचिंग भी की है जी। कोचिंग और मेंटरशिप में क्या डिफरेंस होता है? कोचिंग में ये है कि आप पढ़ते हैं, है ना, आपको चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, ये सब्जेक्ट है या ये इसमें ये पढ़ना है, आपने पढ़ लिया। पर पढ़ने से बस किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए, आप सब चीज़ें अवेलेबल है आजकल तो ऑनलाइन, आप सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट का सब कुछ डला हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ते सब है लेकिन रिजल्ट सबका नहीं आता, है ना। तो आपको एक मेंटोर, जो मेंटोरशिप की हम बात कर रहे हैं, वो उस पढ़ाई को यूज कैसे करना है वो सिखाता है। आप वहां से पढ़ सकते हो कोचिंग में, आपने पढ़ लिया, अब उस पढ़ाई को यूज कैसे करना है, रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि आप अगर एक कारपेंटर है, आपको वो लकड़ी दे सकता है ना। लकड़ी, कारपेंटर को किसी ने लाके लकड़ी दे दी, तो उस लकड़ी को आपको एक मूर्ति में बदलना है, किसी शिल्प में बदलना है, तो वो शिल्पकार बदलेगा उसको। तो वो बताने के लिए कि इसको बदलना कैसे है, कोचिंग है कि आपको मिल गया, पूरा ज्ञान मिल गया आपको, अब यूज कैसे करोगे। आप खुद से सीखोगे, खुद गलतियां करोगे तो आप कर लोगे, आप खुद से भी कर सकते हो, पर उसमें आपको लग जाएगा 4 से 5 साल, 2 से 3 अटेम्प्ट, फेलियर, हर बार गलती आप करोगे, सीखोगे, फिर गलती करोगे, फिर सीखोगे। तो इस चीज को, अगर आपको इस चीज को, प्रोसेस को आपको बढ़ाना है ना, इस प्रोसेस को आपको तेज करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए मेंटोर। जो आप 3 साल के बाद गलती सीखने वाले हो, अगर आपको डे 1 में कोई बता दे, जो आप 4 साल के बाद जो इंप्रूवमेंट करने वाले हो, अगर आपको डे 1 से करने लग जाओ, है ना, जो गलतियां आपको करने ही ना दे। तो मेंटरशिप आपको उस ज्ञान को यूज करना सिखाती है कि अब आप इस ज्ञान को यूज करके रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है मेंटरशिप और कोचिंग में बेसिक जो डिफरेंस है। एक फाइनल आपकी तरफ से मैसेज जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं और जो आप अपने मम्मी पापा को बोलना चाहते हैं इस स्टेज के थ्रू, इस पूरी जर्नी की सपोर्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है, लगे रहना है, हार नहीं मानना है, फेलियर आएगा, है ना। लास्ट ईयर मेरा भी मेंस नहीं हुआ, अभी भी कुछ लोगों का मेंस नहीं हुआ होगा, तो उससे हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है। हम भी लगे हैं, अभी भी आगे और पढ़ना है और चीजें करनी है, तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है, डटे रहना है, बस सही गाइडेंस रखनी है, सही तरीके से पढ़ाई करनी, लगे रहना है। और मम्मी पापा के लिए तो बस थैंक यू बोलूँगा। अब
आज तक कभी तो बोला नहीं है मैंने, पर अब आज बोलूंगा जो भी है चीजें। मेरे को ये बताओ आप कि कभी आपने ये सपना देखा होगा कि मैं जब कमाऊंगा तो मैं अपने मम्मी पापा को ये दिलाऊंगा, कुछ आपने ऐसा सोचा है कि हाँ? लंबी लिस्ट है। छोटी छोटी सी इम्पोर्टेंट चीजें आप बताइए। एक तो है पापा का है कि कार लेना है, पर मेरी पढ़ाई और बाकी चीज़ों के कारण वो जो है सपना ही रह गया है। तो एक गाड़ी होनी चाहिए, तो वो है एक। और मम्मी का तो कुछ ऐसा है नहीं, पर मेरा है कि मेरे को ये चीज़ें देनी, उनको तो सब अपना ख़त्म ही करके रखी है, कोई है ही नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए। आज जो काम पे आप पहुंचे हो, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बस बाकी ना कार की जरूरत है और ना ही किसी चीज की जरूरत है, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मम्मी बस बेटा उसी में खुश है। ये माँ बाप का बड़प्पन होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप आए, अपना समय दिए, और एक ही थॉट कि एक स्टूडेंट भी इससे इंस्पायर हो गया ना, एक पर्सन भी, एक माँ बाप भी अगर इस चीज़ को समझ लिया ना कि भरोसा करना है करके, मेरा बच्चा वो कर सकता है। इट्स ऑल तो हर माँ बाप से चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे भरोसा बिल्कुल कीजिए, कहीं इसका नो डाउट, कोई भी आप डाउट ना करिए, 100% आप भरोसा करिए और उसका फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हमको मिला तो भी भरोसा किया, जैसे आपने बताया, आज तक मैंने सिर्फ मेरा रिजल्ट देखा, तो ऐसे ही हर बच्चा रिजल्ट दिखाएगा। और कोशिश करूँगा कि भाई आप अपने बच्चों को, यानी कि स्कूल में छोटी उसमें था, तीसरी चौथी में था जब शायद, तो स्कूल में जैसे ये बहुत शैतानी करता था, बहुत बच्चों को मार देता था, टिफिन निकाल के उनका खा लेता था, तो जैसे ऐसे करता था। लेकिन जब इसका रिजल्ट अच्छा आता था तो सारी चीजें इसकी दब जाती थी। जैसे पेरेंट्स मीटिंग इनकी जो मैडम थी, मैं जाती थी वहाँ पे, वो शिकायत भी करती थी लेकिन और तारीफ भी करती थी तो इसकी जो शिकायत है, वो तारीफ इतनी ज्यादा होती थी तो वो शिकायत दब जाती थी इसकी, क्योंकि ये सब चीज में स्कूल के जैसे कोई भी गैदरिंग होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और पढ़ाई में भी अच्छा था, अपनी क्लास में शुरू से इसका, अपनी क्लास में बहुत अच्छा था, तो सब तारीफ भी करते थे। सोशल गैदरिंग होती थी, उसमें यही भाग लेता था, तो थोड़ा सा बताया कि तारीफ, बस सब ठीक है, एक गलती है धीरे से मैडम। तो वही देखिए, अब आप गुरु हैं, आप सिखाइए भाई माँ बाप गलती देखिए। और मैं एक बोलना चाह रहा, जैसे बोलेंगे कि माँ बाप बच्चों की गलती उतने अच्छे ढंग से नहीं सुधार सकते जितने अच्छे ढंग से उसका पिता, उसका गुरु वो उसको वो कर सकता है, और आपको ही सब सिखाना है। क्योंकि माँ बाप के बाद होते हैं, घर में जो सीखता है उसके पहले स्कूल में वो सीखता है। स्कूल की जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई एक कोर्स पढ़ाई नहीं, स्कूल में जो सिखाया जाता है बच्चों को, वो फॉर एवर काम आएगा, और उसको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। जो फर्स्ट टाइम उसके जिन्हें बोलते हैं पहला ज्ञान उसको स्कूल में मिलेगा। तो इसलिए भी कि किससे मिल रहा है, गुरु से। इसलिए मैं तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट तो गुरु बोलूँगा। बच्चा सब देखिए, बच्चे तो आजकल सभी इंटेलिजेंट हैं, सब होशियार हैं, पर वो होशियार तब वो उस पर वो ट्रैक में आएगा जब उसको वैसा गुरु मिलेगा। इसलिए गुरु का मिलना और गुरु अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है, ये मेरा सबसे कहना है। बाकी तो बहुत अच्छा रहा सर, आप मुझसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आपने सारी चीज़ों को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।